टॉपिक है हमारा इम्पीडेंस या प्रतिबाधा। इसी में हम लोग रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी और पावर फैक्टर्स यानी शक्ति गुणांक, ये 2-3 टर्म्स हैं, टॉपिक्स हैं, इसी को हम कवर करेंगे इस वीडियो में। ये जो है आपके क्लास 12th एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। साथ में अगर आप पॉलिटेक्निक कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आपसे ये क्वेश्चन इम्पीडेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस आता है। और इसमें जो है हम जो कवर करने जा रहे हैं केवल LCR सर्किट की बात करेंगे। वैसे तो अल्टरनेटिंग करंट में बहुत सारे सर्किट्स हम लोग पढ़े हैं, यानी सर्किट जिसमें केवल L हो, फिर केवल R हो, केवल C हो, या फिर दो का कॉम्बिनेशन LR सर्किट, CR सर्किट, LCR सर्किट या जो है RC सर्किट। तो अलग अलग है, तो हम लोग इसमें से केवल LCR सर्किट की चर्चा करेंगे। और LCR सर्किट में प्रतिबाधा कितना होता है यानी इम्पीडेंस कितना होता है उसकी बात करेंगे, इम्पीडेंस होता क्या है। और साथ में हम लोग ये भी देखेंगे कि इसके लिए पावर फैक्टर कितना आता है। साथ में रिजल्टेंट पोटेंशियल या वोल्टेज कितना होता है, रिजल्टेंट EMF कितना होता है, दोनों अलग अलग टर्म्स हैं। हालांकि हम रिजल्टेंट पोटेंशियल या EMF जो भी टर्म्स हैं उसको भी फाइंड आउट करेंगे। तो ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में 5 मार्क्स से लेकर के 4 मार्क्स तक का पूछा जाता है। अलग अलग बोर्ड में इस क्वेश्चन का मार्किंग स्कीम अलग अलग है। तो सबसे पहले जब हम LCR सर्किट की बात करते हैं तो इस तरह के क्वेश्चंस में सबसे पहले हम उसका क्या करेंगे, सर्किट डायग्राम बनाएंगे। ये सर्किट डायग्राम क्या होता है, कैसे होता है LCR सर्किट का, और इसको हम लोग किसी सर्किट में कैसे कनेक्ट करते हैं तो पहले हम उसको देख लेते हैं। ये 1 मार्क का आपको सर्किट डायग्राम देगा। कहीं कहीं पर फेजर डायग्राम आता है तो ये सर्किट डायग्राम, फेजर डायग्राम, ये दोनों मिला के 1 मार्क्स आपको दे देगा। उसके बाद हम उसका रिजल्टेंट पोटेंशियल, रिजल्टेंट वोल्टेज और साथ में हम लोग उस पूरे सर्किट का इम्पीडेंस निकालेंगे कितना होता है। तो आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले जो भी हमारा सर्किट होता है तो उसमें L और R और C और रजिस्टर, ये तीनों चीज़ें जो होता है हम लोग उसको किस में कनेक्ट करते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करते हैं। तो हम L बना रहे हैं, L का मतलब ये होता है कि हमारा वहाँ पर एक कोई कॉइल बनाएंगे। तो यहाँ पर एक कोई कॉइल बना दिया, यहाँ पे ये कॉइल हो गया। कॉइल के बाद हमने ये L हो गया और उसके बाद C का मतलब एक कैपेसिटर बना दिया जिसकी कैपेसिटेंस C है। और R का मतलब यहाँ पर एक हम रजिस्टर जोड़ दिए जिसका रेजिस्टेंस R है, ठीक है। और इनको हम सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ रहे हैं और सीरीज में कनेक्ट करने के बाद इसमें हम लोग अल्टरनेटिंग करंट का सिंबल ये होता है, ऐसे गोल बनाइए और इस तरह से इक्विवेलेंट वाला जो साइन होता है उसको बनाइए। ये हमारे पास हो जाता है LCR सर्किट का क्या होता है, ये सर्किट डायग्राम होता है। फिगर किस चीज़ का मैंने बताया, ये फिगर है हमारा सर्किट डायग्राम, सर्किट डायग्राम ऑफ LCR सर्किट, ठीक है। ये LCR सर्किट का सर्किट डायग्राम हमने बना दिया। इनके जो हमारा L होता है, L जो हमारा इंडक्टर है उनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको VL से रिप्रेजेंट करते हैं। C के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको VC से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ से यहाँ तक जो होता है रेजिस्टेंस के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस उसको VR से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सर्किट डायग्राम बना। सर्किट डायग्राम बनाने के बाद इसका हम फेजर डायग्राम देखते हैं कैसे बनता है। जैसा कि हम जानते हैं फेजर डायग्राम जानने से पहले इसके पहले लीडिंग और लैगिंग चीज़ हम लोग एक पढ़े होंगे, और नहीं पढ़े होंगे तो बता देता हूँ थोड़ा सा। अगर किसी परिपथ में, किसी सर्किट में केवल रेजिस्टेंस होता है तो वहाँ पर I और V दोनों सेम फेज में चलता है, ठीक है। तो वहाँ पर हम करंट और वोल्टेज, यानी जिस टाइम करंट मैक्सिमम होता है उसी समय वोल्टेज भी मैक्सिमम होता है, तो वहाँ पर इन फेज बोला जाता है, यानी सेम फेज में चल रहा है, करंट और वोल्टेज दोनों एक साथ चल रहा है। लेकिन अगर कहीं करंट के मैक्सिमम होने से पहले ही वोल्टेज मैक्सिमम होता है तो उसको हम लीडिंग बोलते हैं, कि करंट से वोल्टेज 90 डिग्री लीड कर रहा है। और इसी तरह से अगर करंट के
करंट मैक्सिमम हो जा रहा है वोल्टेज से पहले, तो हम वोल्टेज को बोलेंगे कि वो लैग कर रहा है करंट से। तो अलग अलग इसके टर्म्स आते हैं। अगर हम लोग किसी सर्किट में केवल रेजिस्टेंस को शो करते हैं कि यानी किसी सर्किट में केवल रेजिस्टेंस है तो वहाँ पर V और I दोनों सेम फेज में चलता है। तो यहाँ पर अगर हमने यहाँ पे मान लेते हैं इधर करंट दिखा दिया, करंट I, तो यहाँ पर जो वोल्टेज होगा VR वो दोनों सेम फेज में चलेगा। ये तब होता है जब किसी सर्किट में केवल जो है प्योर रेजिस्टेंस होता है। तो I और VR दोनों सेम फेज में, यानी वोल्टेज और करंट को सेम फेज में दिखा दिया। लेकिन यहाँ पर क्या है, अगर इंडक्टर भी हो जाए, क्वाइल हो जाए, कोई क्वाइल हो जाए, कुंडली हो जाए, तो उस केसेस में क्या होगा, करंट से वोल्टेज 90 डिग्री लीड करता है, यानी ये 90 डिग्री आगे चलता है। तो इसके लिए हम वोल्टेज को यहाँ पर क्या दिखाएंगे, इसके लिए वोल्टेज को हमने यहाँ पर VL से रिप्रेजेंट कर दिया, ये VL दिखा दिया। ठीक है, ये VL हो गया हमारे पास, VL। जबकि अगर किसी सर्किट में कैपेसिटर लगा हो तो कैपेसिटर के केसेस में करंट से वोल्टेज 90 डिग्री लैग करता है, यानी पीछे चलता है। तो हम 90 डिग्री इसको पीछे बनाएंगे। इधर हमने कहीं पर VC लिख दिया, यहाँ पर VC। ठीक है, वोल्टेज को ऐसे दिखा दिया। करंट से वोल्टेज 90 डिग्री लैग कर रहा है और यहाँ करंट से वोल्टेज 90 डिग्री लीड कर रहा है। अब ये दोनों जो है VL और VC 90 डिग्री इधर भी है और 90 डिग्री इधर भी है, यानी ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो इसमें से दो बातें हो सकती है, या तो हमारा VC यानी वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर वो ज़्यादा हो, या हो सकता है कि वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर यानी कि कुंडली या क्वाइल उसके वोल्टेज ज़्यादा हो। उस केसेस में जो भी ज़्यादा होगा उसी के अकॉर्डिंग हमारा रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा, रिजल्टेंट इसका वोल्टेज आएगा। तो यहाँ पर हम लोग VL को थोड़ा सा ज़्यादा मैग्नीट्यूड में दिखाए हैं, VC को कम दिखाए हैं, तो रिजल्टेंट हम लोग इधर VL माइनस VC करके और अपवर्ड डायरेक्शंस पे ही दिखा देंगे। मान लेते हैं VL माइनस VC ये यहाँ तक रिप्रेजेंट हो रहा है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इधर जो है VR और VL माइनस VC इन दोनों का हम रिजल्टेंट ड्रॉ करेंगे, जो कि इनके डायगोनल से होकर के जाएगा, इनके डायगोनल से होकर के जाएगा। ये डायगोनल इसका हमने बना दिया। तो ये हो गया हमारा VL माइनस VC हो गया और यहाँ पर VR है और इस एंगल को हम मान लेते हैं ये फाई है, ये फाई मान लिया। ठीक है, तो इसका रिजल्टेंट हम लोग कैसे दे सकते हैं, मान लेते हैं कि ये पॉइंट जो है हमारा M है, ये N है, इसको कुछ मान लेते हैं M और N मान लिया, इसको S मान लिया। ठीक है, तो यहाँ पर इस ट्रायंगल OMN में हम लोग क्या कर सकते हैं, tan phi भी निकाल सकते हैं और साथ में इसका रिजल्टेंट वोल्टेज भी निकाला जा सकता है। ठीक है, तो ये हमारे पास सर्किट डायग्राम, और यहाँ पर इसका हमने फिगर 2 में क्या बना दिया, फिगर 2 में इसको हम फेजर डायग्राम बोलते हैं, फेजर डायग्राम, या इसको हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए इसको हम लोग कला डायग्राम भी कहते हैं। ठीक है, तो फेजर डायग्राम या कला। अब दो डायग्राम बन गया, ये सर्किट डायग्राम बना दिया, फेजर डायग्राम बना दिया, ये आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया। अब हमें निकालना क्या है, हम लोग बात कर रहे हैं कि प्रतिबाधा क्या होता है। देखिए, अगर किसी भी सर्किट में केवल अगर रेजिस्टेंस होता है तो वहाँ पर हम लोग केवल रेजिस्टेंस वर्ड ही, यानी रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस इज द अपोजिशन ऑफ द मोशन ऑफ, रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द अपोजिशन ऑफ द फ्लो ऑफ करंट इन द एनी कंडक्टर। यानी कोई भी कंडक्टर है तो उसमें जो करंट फ्लो कर रही है उसको ये अपोज करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो अपोज करने का काम है, चाहे अल्टरनेटिंग करंट हो चाहे डायरेक्ट करंट हो, यानी AC और DC दोनों में रेजिस्टेंस टर्म्स हम लोग यूज करते हैं। लेकिन चूंकि DC की यानी डायरेक्ट करंट की फ्रीक्वेंसी 0 होती है, तो इसलिए हम लोग जहाँ पर इंडक्टर और कैपेसिटर होता है तो वहाँ पर हम लोग केवल रेजिस्टेंस वर्ड का यूज ना करके इसके लिए रिएक्टेंस टर्म का यूज करते हैं। रिएक्टेंस यानी कि उसको हम लोग बोलते हैं प्रतिघात, और प्रतिघात या रिएक्टेंस जो होते हैं दो तरह का होता है, एक तो XC और दूसरा XL।
यानी जो कैपेसिटर्स के अलॉन्ग जो रेजिस्टेंस निकलता है उसको एक्सी से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो इंडक्टर के थ्रू रेजिस्टेंस निकलता है उसको एक्सएल से रिप्रेजेंट करते हैं। दोनों का यूनिट सेम होता है, जैसे रेजिस्टेंस का यूनिट ओम होता है वैसे इसका भी यूनिट ओम ही होता है। ठीक है, ये रिएक्टेंस कहलाते हैं। रिएक्टेंस टर्म हम तब यूज करेंगे केवल अल्टरनेटिंग करंट में करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी जो है 50 हर्ट्ज से 60 हर्ट्ज तक होती है, वो अलग अलग कंट्री में अलग अलग है। अपने इंडिया में अल्टरनेटिंग करंट की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 50 हर्ट्ज होती है, जबकि डायरेक्ट करंट की जो फ्रीक्वेंसी है वो 0 होती है। तो इसलिए हम लोग जो इंडक्टर है यानी कैपेसिटर और इंडक्टर है उसको हम लोग डीसी सर्किट में यूज नहीं करते हैं, केवल अल्टरनेटिंग करंट में यूज करते हैं। तो अब बात आती है कि प्रतिबाधा क्या होती है। तो प्रतिबाधा भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। जो क्या होता है, इसमें रियल पार्ट जो होता है रेजिस्टेंस होता है। जैसे अगर हम कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लिखते हैं, मैथमेटिक्स आप पढ़े होंगे, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है, ए प्लस आई बी करके डिनोट करते हैं, जहाँ पर ए जो होता है रियल पार्ट होता है और बी जो होता है इमेजिनरी पार्ट होता है, इमेजिनरी पार्ट होता है। ठीक है, रियल यानी ये वास्तविक भाग और ये काल्पनिक या आभासी भाग होता है। आई जो होता है, जहाँ पर आई की जो वैल्यू होती है, ये आई स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो होता है हमारा -1। ठीक है, तो ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है, यानी सम्मिश्र संख्याएं हिंदी में कहते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड से जैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे ही जब क्या होता है किसी सर्किट में रेजिस्टेंस के अतिरिक्त अगर हमारे पास इंडक्टर या कैपेसिटर कोई भी दूसरा कंपोनेंट यूज होता है, तो वहाँ पर जो भी उसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस होता है उसको हम लोग सिंपली रेजिस्टेंस ना कह करके उसको हम कहते हैं इम्पीडेंस। ठीक है, इम्पीडेंस क्या है? इम्पीडेंस इज द सम ऑफ द रेजिस्टेंस एंड द रिएक्टेंस बाय द अल्टरनेटिंग सर्किट। ठीक है, यानी कि इम्पीडेंस टर्म का हम लोग यूज कहाँ करेंगे? अल्टरनेटिंग करंट में करेंगे। ये जो यहाँ पर आपको जो फिगर दिख रहा है ये एसी सोर्स का सिंबल है। तो इम्पीडेंस हमारा यूज होगा किसमें? इम्पीडेंस टर्म आएगा केवल, इम्पीडेंस यानी प्रतिबाधा केवल और केवल आएगा अल्टरनेटिंग करंट या एसी सोर्स में। एसी सोर्स में इसका जो इस सर्किट का, जैसे एलसीआर सर्किट की हम प्रतिबाधा की बात कर रहे हैं, तो इस सर्किट का जो टोटल या रिजल्टेंट या उसको इफेक्टिव या परिणामी जो भी प्रतिरोध होता है उसको हम क्या कहेंगे? उसका प्रतिबाधा। और प्रतिबाधा यहाँ पर केवल अल्टरनेटिंग करंट का किस किस की वजह से होगा? प्रतिरोध की वजह से होगा। और दूसरा जो होगा ये इसको बोलते हैं, एक्सेल को हम लोग हिंदी मीडियम में इसको बोलते हैं धारितीय प्रतिघात, और इंग्लिश मीडियम में इसको बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, या इसको हम लोग हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए धारितीय प्रतिघात कहा जाता है। इसी तरह से एक्सेल को हम लोग क्या कहते हैं? एक्सेल जो हमारा होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस इसको कहा जाता है, और इसको हम लोग प्रेरण प्रतिघात कहते हैं, प्रेरण प्रतिघात। तो मैंने क्या बोला कि जो हमारा प्रतिबाधा होता है वो किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में या प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रतिरोध तथा उसके प्रतिघात का परिणामी होता है। और प्रतिघात दोनों तरह का हो सकता है, या तो धारितीय प्रतिघात हो सकता है या फिर क्या हो सकता है? प्रेरण प्रतिघात हो सकता है। तो इसको अब हम निकालेंगे कैसे? प्रतिबाधा की वैल्यू निकालेंगे कैसे? उससे पहले फिगर सेकंड से हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जो हमने फेजर डायग्राम दिखाया था, इस फेजर डायग्राम की सहायता से यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है कि एक त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज या राइट एंगल ट्रायंगल MNO। तो इसमें लेकर के इसका हम परिणामी विभव निकालते हैं कि कितना निकलता है। समकोण त्रिभुज MNO में क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पर हमने देखा कि एंगल फाई बन रहा है, फाई की अपोजिट साइड MN है जो कि VL माइनस VC है, इसको हम लंब कहते हैं। ये हो गया आधार, जो भी हमारा 90 के अपोजिट साइड को हाइपोटेन्यूज, जो एंगल लिया जाता है एक्यूट एंगल, उसके अपोजिट साइड को परपेंडिकुलर, रिमेनिंग साइड बेस कहलाती है।
तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम पहले रिजल्टेंट निकाल लेते हैं कि OM कितना आएगा। तो OM इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट ऑफ, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इन अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ पर हाइपोटेन्यूज यानी कि कर्ण है OM, तो कर्ण OM है तो यहाँ OM का स्क्वायर लिखें या हम डायरेक्ट उधर स्क्वायर रूट कर लिए। तो यहाँ पर आएगा ON स्क्वायर प्लस MN स्क्वायर। ON की वैल्यू जो है ON है VR स्क्वायर और ये MN की वैल्यू है VL माइनस VC, इसका होल ऑफ स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, तो ये OM हमारे पास आ गया। अब जब इसको हम और आगे लिखेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो हम लोग पढ़े हैं ओम्स लॉ से। ओम्स लॉ में क्या पढ़े हैं कि ओम्स लॉ कहता है V इक्वल टू IR। तो V इक्वल टू IR होता है, वही फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। तो यहाँ I इंटू R आ जाएगा प्लस इसमें ये जो हमारा सर्किट है, इस सर्किट में जो करंट पास कर रही है उसको I माना गया है। सीरीज में होने के कारण सभी कंपोनेंट्स में I करंट ही पास करेगी, तो ये I है। तो ये हो जाएगा IR और इसका होल ऑफ स्क्वायर प्लस VL माइनस VC। VL को हम लोगों ने यहाँ पर VL को बताया था कि इसके जो अगर इंडक्टर होता है तो उसके रेजिस्टेंस को XL से, यानी कि उसका जो रेजिस्टेंस होता है उसका नाम यहाँ पे पड़ता है रिएक्टेंस या उसको बोलते हैं प्रतिघात। और जो कैपेसिटर्स अगर लगा होता है तो वहाँ भी रिएक्टेंस ही कहलाता है, लेकिन वो कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC से रिप्रेजेंट करते हैं। तो V इक्वल टू I तो रहेगा ही, इसके अलॉन्ग जो प्रतिरोध होता है XL लिखेंगे माइनस IXC होल ऑफ स्क्वायर। तो ये आ गया अंडर रूट ऑफ, ये आएगा I स्क्वायर, यहाँ भी है I स्क्वायर, यहाँ भी आएगा I स्क्वायर R स्क्वायर, और ये I कॉमन ले लेंगे तो I स्क्वायर XL माइनस XC होल ऑफ स्क्वायर। I स्क्वायर इस टर्म में भी है, इसमें भी है। स्क्वायर रूट से जब बाहर आएगा तो यहाँ केवल I बचेगा और अंडर रूट ऑफ आ जाएगा R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC होल ऑफ स्क्वायर। और OM जो है OM, इस रिजल्टेंट वोल्टेज को अगर हम V मान लें तो यहाँ पर हम V लिख सकते हैं। ठीक है, इसको V लिखा जा सकता है। अब अगर हम इस पूरे सर्किट का, यानी जैसे मैंने बताया कि अगर केवल रेजिस्टेंस होता तो उसको R से रिप्रेजेंट करते, और जब रेजिस्टेंस के साथ साथ अगर यहाँ पर चाहे AC सर्किट हो या DC तो R ही से रिप्रेजेंट करते, रेजिस्टेंस बोलते। लेकिन अगर रेजिस्टेंस के साथ साथ अगर कोई कैपेसिटर या इंडक्टर अगर आ गया तो वहाँ पर हम उसको क्या करेंगे, R न लिख करके और वहाँ पर एक न्यू टर्म्स यूज करेंगे जिसको इम्पीडेंस या प्रतिबाधा कहते हैं। तो यहाँ पर हम प्रतिबाधा टर्म्स यूज करेंगे और यहाँ पर आ जाएगा ये V बाई I, यहाँ लिख लेंगे इक्वल टू अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस, अब इसको हम लोग ओमेगा के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। ओमेगा के टर्म्स में कैसे लिखा जाता है, XL की वैल्यू होती है ओमेगा L माइनस, जबकि XC की वैल्यू होती है 1 अपॉन ओमेगा C। तो इस पूरे का होल ऑफ स्क्वायर, जहाँ पर V बाई I जो है इसी को हम लोग इम्पीडेंस टर्म्स का नाम देते हैं या प्रतिबाधा। तो और यहाँ लिखेंगे Z इक्वल टू अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C होल ऑफ स्क्वायर। तो ये हमारा LCR सर्किट का प्रतिबाधा कहलाता है, या इसको हम लोग इम्पीडेंस ऑफ द LCR सर्किट कहते हैं। अगर आप इतना करते हैं कि यहाँ पर इसका सर्किट डायग्राम बनाते हैं, फेजर डायग्राम बनाते हैं, तो इसका कहीं कहीं पर 1 मार्क्स केवल इतना ही का होता है, 1 मार्क्स इसका होता है तो 2 मार्क्स हो जाता है, और कहीं कहीं क्या होता है ये दोनों मिला करके 1 मार्क्स होता है। उसके बाद इम्पीडेंस निकालते हैं, ये सभी मिला करके आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है और कहीं कहीं पे 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अभी हम लोगों ने यहाँ क्या निकाला, रिजल्टेंट अगर पोटेंशियल निकालना हो, EMF निकालना हो, तो वहाँ पर हम अंडर रूट ऑफ करके ये जो OM है इसी को हम रिजल्टेंट माने हैं OM। तो V इक्वल टू अंडर रूट ऑफ VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल ऑफ स्क्वायर, यानी ये हमारा रिजल्टेंट या परिणामी विभव हो जाएगा यहीं पे। और उसके आगे अगर और कुछ निकालना हो तो इसको बोलते हैं प्रतिबाधा। तो ये हमारे सर्किट का प्रतिबाधा हो जाएगा,
यानी प्रतिबाधा इक्वल टू आ जाएगा, प्रतिबाधा इक्वल टू Z इक्वल टू अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा C होल स्क्वायर। Z से इसको रिप्रेजेंट करने का कारण यही था कि ये जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर को Z से रिप्रेजेंट किया जाता है जिसमें कि रियल और इमेजिनरी पार्ट होता है, वैसे ही इसमें रियल पार्ट के तौर पे होता है हमारे पास रेजिस्टेंस और इमेजिनरी पार्ट के फॉर्म में होता है रिएक्टेंस। रिएक्टेंस यानी जो कैपेसिटर्स की वजह से या फिर इंडक्टर्स की वजह से उस सर्किट में करंट फ्लो को अपोज करता हो। तो ये हमारा रहा इम्पीडेंस या प्रतिबाधा का व्यंजक। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा इम्पीडेंस से रिलेटेड। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया और तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आपके लिए ऐसे ही अच्छे से अच्छे वीडियो बनाते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अब नेक्स्ट जो हम टॉपिक लेकर के आ रहे हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में वो है ये अनुनादी परिपथ क्या होता है और इसका पावर फैक्टर कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो पावर फैक्टर्स भी या तो देख ही लेते हैं इसी वीडियो में, पावर फैक्टर्स क्या होता है।